हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग साइंस के सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, साइंस PYQs होंगे किसके? यूपी पुलिस के। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन क्या होता है हमारा? फिजिक्स का। ठीक है, हम लोग पहले कवर करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो देखिए कि भौतिक विज्ञान के क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह जो करंट है परिपथ का विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, ये बताना है। उसे क्या कहते हैं तो बताइए। चलिए, इंग्लिश मीडियम में भी एक बार ये क्वेश्चन सुन लेते हैं। ऑप्शंस क्या हैं आपके? डिस्टॉर्शन मीटर। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन डिस्टॉर्शन मीटर, इसको विरूपण भी बोलते हैं। एमीटर। ऑप्शन सी एनीमोमीटर। ऑप्शन डी माइक्रोवेव पावर मीटर। माइक्रोवेव पावर मीटर। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम के लिए ये क्वेश्चन क्या है? द इंस्ट्रूमेंट दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है एक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट वुड बी मेजर्ड इन दैट सर्किट इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि उसे क्या कहा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? एमीटर। एमीटर कैसा उपकरण है? यानी कि इसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? धारा को, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसको मेज़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कब? जब सीरीज में जुड़े हों सारे। ठीक है, अब देखिए, और जैसे क्या होता है ना कि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या होती है? धारा सेम रहती है, विद्युत धारा। ठीक है, तथा एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। यानी कि प्रतिरोध किसको बोलते हैं? रेसिस्टेंस को। क्योंकि क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जुड़ने पर रीडिंग क्या होती है? बदल जाती है, और इसका प्रतिरोध कम होने के कारण इसे बहुत कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा, उसे क्या कहा जाएगा? सॉरी, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा, उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज
फायर पॉइंट, इसमें इंग्लिश में ही आपको समझ में आएगा। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हमेशा आपको ये भी देखना होता है कि इंग्लिश हिंदी के साथ ही साथ आप इंग्लिश को भी रीड कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी के पॉइंट्स हमें नहीं समझ आते हैं सही से, तो हम इंग्लिश के पॉइंट्स देख करके समझ सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी हम आपको इसके हिंदी के पॉइंट्स बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है कि फायर पॉइंट में बोल रहा है दहनांग, ठीक है। अब दूसरा है पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में क्या है, बहावांग। अब बहावांग, यहीं से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ड्यू पॉइंट क्या है, ओशांक, ओसांग। फिर क्या है, फ्लैश पॉइंट को बोला है रफुरांग। अब बताइए, हो जाएंगे ना कंफ्यूज आप। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको इंग्लिश भी देखना होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एयर में क्या है, जलवाष्प जो है क्या करती है, देखिए इंग्लिश में भी हम पढ़ देते हैं इसको, द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर इन द एयर। कहाँ पर, वाटर वेपर इन एयर, इन एयर, ठीक है। क्या करते हैं, विल बिगिन टू कंडेंस, टू कंडेंस, कंडेंस होते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो वाटर वेपर की बात है ना, क्या कहा जाएगा, ड्यू पॉइंट, यानी कि ओसांक। अब देखिए, तो ये तो हो गया ओसांक। ओसांक होता क्या है, जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तो उसे हम ओस कहते हैं, ये तो आपको पता है। और ओस के बनने के लिए जो आवश्यक है वो क्या है, ओशांक, यानी कि जमाव बिंदु से ऊपर हो। और इसी को, इसकी जो आर्द्रता है उसको किस में मापा जाता है, हाइग्रोमीटर में। एक चीज़ आप और लर्न कर सकते हो, हाइग्रोमीटर में इसकी आर्द्रता मेजर की जाती है, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है बताइए। ये तो आपको पता होगा ना कुछ, कि डिस्टेंस होती है, लाइट ईयर है ना, तो 1 लाइट ईयर की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी, तो जो खगोलीय दूरियां होती हैं, ठीक है ना, बहुत दूर दूर वाली, उनको ये इसमें ही मेजर किया जाता है। अभी हम बता रहे हैं आपको कि कैसे। देखिए ऑप्शन ए डेंसिटी, घनत्व, ऑप्शन बी डिस्टेंस, दूरी, सी टाइम, डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखिए आप कभी कभी अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर लाइट है ना, क्या बोल रहा है, 1 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, तो आप प्रकाश से रिलेटेड होकर के इसको टिक करके चले आओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लाइट ईयर किसको मेज़र करता है, डिस्टेंस को मेज़र करता है। तो डिस्टेंस क्या है, ये 1 लाइट ईयर क्या होता है, ये वो दूरी है जिसमें जो प्रकाश है ना अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है। और ये यूनिट किस लिए मेज़र की जाती है, क्या क्या, जो लंबी लंबी लॉन्ग डिस्टेंसेस होती हैं, लाइक जैसे 2 स्टार्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, गैलेक्सीज हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये जो खगोलीय वस्तुएं होती हैं उनके बीच की दूरी को मेज़र करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है, यूनिट का, ठीक है। और ये 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 0.3066 पारसेक,
ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को, निम्न में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। बताइए मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है जो यहाँ पर आपको हिंट भी दे रखा है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है। और जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है। बताइए ये क्या है। अच्छा इस ऐसे आपको थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही गया होगा कि ऐसा क्या है अपनी बॉडी में, ठीक है, तो वो आपके दांत ही हैं, है ना, टूथ इनेमल क्या बोलते हैं इनको। मैंने इसका सही जवाब भी बता दिया है आपको, ठीक है। चलिए अच्छा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एक हो गया। ऑप्शन बी इज टूथ इनेमल। ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड। एंड ऑप्शन डी इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा, टूथ इनेमल, क्योंकि दांत जिससे बने होते हैं वही होता है, ठीक है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या हो गया, दंतवल्क। इसकी हिंदी क्या है बेटा, दंतवल्क। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। तो देखिए इसको आप एक बार समझ लीजिए, ये जो टूथ इनेमल है ये क्या करता है, ये आपके टूथ की, दांतों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, दांतों की सुरक्षा, ठीक है। अब दांतों की सुरक्षा करता है और एक क्या है, एक बहुत ही ठोस और हार्ड कवरिंग होती है ये, ठीक है। और जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी, एटीपी क्या है, एक लिविंग सेल में क्या करता है, एनर्जी का वाहक और संग्राहक है, ठीक है। ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, ये तो आप बायो में पढ़े ही होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्रालय,
अगला पेज भी ले लूँ मैं। एंड ऑप्शन सी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी इज नीति आयोग। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो जो निर्यात तत्परता इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें एक चीज़ और आप याद कर लीजिए कि नीति आयोग और क्या क्या रिपोर्ट जारी करता है। ये आप हमें बताइएगा। नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग जिसको बोलते हैं, ठीक है, गतिविधि को क्या कहा जाता है? ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज विसरण, ऑप्शन बी इज परासरण, ऑप्शन सी इज ब्राउनी गति एंड ऑप्शन डी इज संपीड़िता। बताइए क्या कहा जाता है इसको? जो लिक्विड और गैस होती है उनमें जो छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े से कण होते हैं, एक्टिविटीज़ दिखती हैं, उनको बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ब्राउनियन मोशन। तो ये बात तो समझ ही आ गई। ये क्या करती है? ये कण जो होते हैं ना, लिक्विड के तीव्रगामी कणों से टकरा कर टेढ़ी मेढ़ी जो गतिविधियां करते हैं वही होते हैं। ठीक है, और इनको किसने दिया? इसका नाम ब्राउनी मोशन ही क्यों रखा गया? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने ये नाम दिया था। ठीक है, इस घटना को बताया। चलिए अब ये बताइए, अच्छा विसरण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ फ्रीली, ठीक है, एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया होती है। ठीक है, विसरण क्या होता है? समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया होती है। वहीं विसरण हो गया। अब परासरण बताइए क्या होती है? परासरण वो क्रिया होती है जिसमें दो भिन्न सांद्रता वाले जो घोल हैं उनके बीच होने वाली विशेष प्रकार की क्रिया। ठीक है, जैसे कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। आप इसको समझ सकते हो किसके थ्रू? किसमिस वाला एग्जाम्पल ले लो, ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। ये ऑस्मोसिस है, ये डिफ्यूजन है। ठीक है, जो किसमिस होती है, जैसे ये पानी का ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पर 2-4 किसमिस आपने रात भर के लिए फूलने को डाल दी।
तो क्या होता है, पानी, ये जो पानी इसमें है ना, वो इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चला जाता है, तभी तो वो फूल जाती है। तो ये क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ गए बात। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जल की बूंदों में परिवर्तित होती है, क्या कहलाती है, बताइए। पूछा है वही आपसे। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या कह रही कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो वायु में जो जलवाष्प है, यानी कि जो जल की बूंदें हैं, वो परिवर्तित होती हैं। इंग्लिश वाले सुन लीजिए, द प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड व्हाट, कंडेंसेशन। क्या होती है, कंडेंस हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जो जलवाष्प है वो फिर से पानी में बदल जाती है, तो ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। चलिए अब आप बताइए जो इवेपोरेशन है, ठीक है, इवेपोरेशन कैसे होता है। बताइए। देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, जैसे विसरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पीकरण, ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे आप पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। ठीक है, आपको जरा सा इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, वरना ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। एम्पियर बताइए किसका मात्रक है। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा। चलिए ऊर्जा का बताइए क्या होता है। ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा आप बताइए। देखिए अब ये हिंदी जो है ना, इसको आप कैसे करोगे। क्वेश्चन है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन इज दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। ऑप्शन ए उभयावतल लेंस, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस,
ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। बताइए। तो दृष्टि वैषम्य को इंग्लिश में कहते क्या है, ये तो आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इसमें सही जवाब पे पहुंच पाओगे। ये होता है एस्टिग्मैटिज्म, एस्टिग्मैटिज्म, इसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बताइए। इसके लिए ना आपको बेलनाकार लेंस पहनना होगा। उसमें क्या होता है कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाता है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो नेत्र हैं, आँखें हैं, वो सही से ना तो क्षैतिज को देख पाता है और ना ही ऊर्ध्व दिशा को की ओर देख पाता है, और इसीलिए इसको दूर करने के लिए आपको क्या पहनाया जाता है, बेलनाकार लेंस आपको पहनना होता है। ठीक है, देखिए एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। बताइए। जो एनलार्ज्ड इमेज, भाई दांत तो वैसे छोटा होता है ना, और वो लोग जब आप दांत सही कराने जाते हो तो उसको कौन से लेंस का यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो वो लेंस कौन सा होता है, उत्तल, सॉरी दर्पण की बात होगी यहाँ पर, उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। ठीक है, और यही दर्पण आपका किस में होता है, अरे मैं क्या कह रही हूँ, उल्टा हो गया, सॉरी। देखिए क्वेश्चन लिख ही लेती हूँ पहले। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, यही होता है भाई। ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको पास में होकर के सही से उभरा हुआ चीज़ दिखाई देता है। ठीक है, उत्तल दर्पण, सी बाइफोकल, एंड डी सादा। तो और देखिए अवतल दर्पण का और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है बताइए। जो बाइक्स होती है ना कि हेडलाइट्स में भी, ठीक है, इनमें भी किया जाता है। जबकि आप देखना कि जो उत्तल दर्पण है ना, उसका कब यूज किया जाता है, जो बाइक्स होती हैं उनके जो साइड वाले जो मिरर होते हैं उनमें, ठीक है, ताकि उसे अपने पीछे का क्लियर व्यू दिखाई दे। ठीक है, और देखिए ये तो रहा अवतल दर्पण। अब आप उत्तल का भी नोट कर लो यहाँ पर। उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बाइक्स की मिरर, वो भी साइड व्यू मिरर के लिए। ठीक है, दूसरा क्या हो गया इसमें, स्ट्रीट लाइट्स में भी, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें भी इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे आपको बताना है, बताइए जो फ़ारेनहाइट होती है ना, फ़ारेनहाइट में क्या होता है जल का क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप बताना है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक
होता है? ऑप्शंस देखिए, ए ऑप्शन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 244 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही जवाब क्या हो गया? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों ऐसा करते हैं, ये रखते हैं फिजिक्स का। इसके बाद हम लोग कभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो हम लोग केमिस्ट्री का कर लेंगे और उसी में मैं बायो भी इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए, आप सभी वीडियोस में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।